बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री। क्या है थर्मोकेमिस्ट्री? इट इज स्टडी ऑफ हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट चेंज को जब स्टडी करेंगे तो उसे बोलोगे आप थर्मोकेमिस्ट्री। तो हीट क्या होती है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। दो ऑब्जेक्ट में जब टेम्परेचर डिफरेंट हो, लाइक एक में 50 डिग्री एक में 40 डिग्री, तो वो जो एनर्जी ट्रेवल करेगी 50 डिग्री से 40 डिग्री की तरफ, वो हीट है। और टेम्परेचर क्या है फिर? इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तमाम काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज होगा उसे बोलते हो आप टेम्परेचर। और कुछ टर्म्स: सिस्टम, एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज अंडर आवर काइंड एग्जामिनेशन, सिस्टम बोलते हो। और उसके बाहर हर चीज सराउंडिंग होती है। और इमेजिनरी लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे उसे आप बाउंड्री बोलते हो। स्टेट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पैरामीटर्स व्हाइल इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। और स्टेट फंक्शन को अक्सर डेल्टा के साथ लिखते हो, चेंज के साथ इसको शो करते हो। और एक एमसीक्यू पूछा मैंने, विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन? कौन है जो अपने इनिशियल और फाइनल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। और जो इनिशियल और फाइनल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करे लेकिन पाथ फॉलो पर डिपेंड ना करे उसे बोलते हो आप स्टेट फंक्शन। तो कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? टेम्परेचर और प्रेशर स्टेट फंक्शन है। वॉल्यूम और इंथैल्पी ये भी स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी ये भी स्टेट फंक्शन है। जबकि हीट और वर्क डन ये स्टेट फंक्शन नहीं है। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जब वर्क डन ऑन सिस्टम हो तो उसकी साइन पॉजिटिव होती है, और जब वर्क डन बाय सिस्टम हो उसकी साइन नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये पाथ फॉलो पर डिपेंड करेगा। इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में भी ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। अगर कोई मॉलिक्यूल रैंडम मूव कर रहा हो, जिग-जैग मैनर के अंदर मूव कर रहा हो, जैसे चाहे मूव कर रहा हो, उसके लिए कोई रोक टोक ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बोलते हो ट्रांसलेशनल। और ये अक्सर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल शो करते हैं, जैसे हीलियम, जैसे नियॉन, जैसे आर्गॉन। और वाइब्रेशनल, ये दो एटम के दरमियान जस्ट टू एंड फ्रो मोशन होती है। टू एंड फ्रो मोशन, जैसे O2 का मॉलिक्यूल, H2 का मॉलिक्यूल, N2 का मॉलिक्यूल, तो ऐसी टू एंड फ्रो मोशन को बोलोगे आप वाइब्रेशनल। और जो कोई मॉलिक्यूल एक फिक्स एंगल के गिर्द घूमे, जैसे एल्यूमिनियम के इर्द गिर्द 3 क्लोरो लगे हुए हैं और ये तीनों क्लोरो ऐसे रोटेट कर रहे होते हैं, ये एक फिक्स एंगल के गिर्द घूम रहे होते हैं, ऐसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को बोलते हो आप रोटेशनल। और ये शो होती है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। और फिर एक और एमसीक्यू पूछा मैंने आपसे, इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड विच इज नॉट पॉसिबल, क्या मुमकिन नहीं है? जब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम अकर्स, ये सही है, ऐसा होता है। और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम में राइज, ऐसा भी होता है। और केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम में डिक्रीज, ऐसा हरगिज नहीं होगा। और 1 जॉल इज इक्वल टू कैलोरीज, 1 जॉल कितने कैलोरीज के बराबर होता है? तो 1 जॉल इज इक्वल टू 0.239, क्योंकि 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल। और 1 जॉल किसके बराबर होगा? 1 डिवाइडेड बाय 4.18, और उसका आंसर आएगा 0.239। इसके बाद आप लोग स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस दे टेक प्लेस बाय देयर ओन, और मॉलिक्यूल नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है। और ये रिएक्शन अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर
एक्सोथर्मिक होते हैं, नेगेटिव साइन होता है इनके साथ। जैसे आप इसके अंदर देखिए कि ये आपके पास रिएक्शन प्रोग्रेस है और ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। तो अगर आप देखो तो इनिशियल स्टेट की इंथैल्पी ज्यादा है और फाइनल स्टेट की इंथैल्पी कम है। साइन नेगेटिव आया, जिसका साइन नेगेटिव आएगा वो एक्सोथर्मिक होगा। और ये मॉलिक्यूल यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब इरिवर्सिबल होते हैं, वापस नहीं आते। फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इन्हें प्रोसीड होने के लिए किसी असिस्टेंस की जरूरत होती है और ये अक्सर एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब इनके साथ जो साइन आएगा वो पॉजिटिव साइन आएगा। जैसे आप इधर देखिए, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है और ये एंथैल्पी है। ये इनिशियल स्टेट है जिसकी इंथैल्पी कम और ये फाइनल स्टेट है, इसकी इंथैल्पी ज्यादा, लिहाजा जो एनर्जी है वो इसके अंदर स्टोर हुई है और साइन होगा पॉजिटिव। और ये रिएक्शन अक्सर इक्विलिब्रियम से नॉन इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल रिवर्सिबल होते हैं। और फिर गिब्स फ्री एनर्जी, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी माइनस टी टेम्परेचर and delta S is the entropy. Entropy is a total disorder in the molecule and remember entropy भी state function है। और अगर आपको मॉलिक्यूल को चेक करना हो कि स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसकी स्पॉन्टेनिटी दैट इज चेक्ड बाय गिब्स फ्री एनर्जी। अगर इसका साइन पॉजिटिव आए तो मॉलिक्यूल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और अगर इसका साइन नेगेटिव आए तो मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियस डिक्लेयर होगा। और कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक एंड दैट फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो मॉलिक्यूल एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक हमेशा जरूरी नहीं कि स्पॉन्टेनियस हो, जरूरी नहीं। जैसा कि ये एक्सोथर्मिक तो है लेकिन ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एज अ होल नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आप कहते हो कि एनर्जी ना तो कभी क्रिएट होती है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होती है, अलबत्ता ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एंड मैथमेटिकली इट इज रिटन एज डेल्टा ई इज इक्वल टू हीट प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और अगर हम कहें कि वॉल्यूम कांस्टेंट था तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने से ये वैल्यू खत्म हो गई। एंड डेल्टा इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस वन इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंड रिमेंबर एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी इज टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम। और अगर आपको एंथैल्पी लेनी हो तो एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और एंथैल्पी के अंदर इंटरनल एनर्जी शामिल होती है, मतलब इंटरनल एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ एंथैल्पी। और एंथैल्पी इन द स्टैंडर्ड वर्जन, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी इज चूजन एज 0। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। याद रखिए मैंने अभी कहा था कि एंथैल्पी का एक पार्ट होता है इंटरनल एनर्जी। तो आप कह सकते हो कि चेंज इन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप ये भी कह सकते हो कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये पूछा गया है कि कौन सा वर्जन करेक्ट है। तो पहला कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज लेस देन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये गलत है। फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज लेस देन चेंज इन एंथैल्पी, ये भी गलत है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज लेस देन चेंज इन एंथैल्पी, ये सही है। और विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आप ये हो चुका है पहले, ये वही उठा लीजिएगा। चले मैं दोबारा विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप याद रखिए कि एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी से ग्रेटर होती है। इसी बना पर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन
हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऑप्शन देखिए, क्या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज लेस देन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? गलत, ये तो बड़ी होती है इससे वैल्यू। और बीटा, इंटरनल एनर्जी इज लेस देन चेंज इन इंथैल्पी, करेक्ट। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन चेंज इन इंथैल्पी, रॉन्ग। सस्टेन्स, बीटा सस्टेन्स। अगला एमसीक्यू, इफ देयर इज इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इफ देयर इज इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, क्या इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी से ग्रेटर होगी? क्या इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी से ग्रेटर होगी, या इंथैल्पी तकरीबन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी? और क्या ये अनएक्सप्लेनेबल है? नहीं, तो एक्सप्लेन हो गए। अब क्यों ऐसा होता है, ऐसा होता क्यों है उसको समझिए। जब सॉलिड लिक्विड में जाते हैं ना तो वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ता। सॉलिड जब लिक्विड में जाते हैं तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क ज्यादा नहीं होता, लिहाजा जो वैल्यू एंथैल्पी की होती है तकरीबन वही इंटरनल एनर्जी की होती है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि लिक्विड सॉलिड में चेंज हुआ तो एक ही बात है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सॉलिड लिक्विड में सॉलिड या लिक्विड गैस में चेंज हो गए, सॉलिड या लिक्विड गैस में चेंज हो गए, तो इंटरनल एनर्जी ग्रेटर होगी इंथैल्पी से। और अगर गैस चेंज हो गई सॉलिड या लिक्विड में तो इंथैल्पी ग्रेटर होगी इंटरनल एनर्जी से। और कौन से रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होते हैं, जैसे इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन और इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होंगे, हीट इवॉल्व करेंगे। और कौन से हमेशा एंडोथर्मिक होते हैं, जैसे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाइड्रोजन को जब एटोमाइज करते हैं तो 218 किलो जल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक। इसी तरह इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ये भी एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब होती है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और हीट इवॉल्व भी हो सकती है, जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। याद करिए, आपने पढ़ा है कि जब अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डालते हो तो 16.2 किलो जल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सॉल्यूशन की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक। लेकिन जब सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डालते हो तो -25 किलो जल पर मोल एनर्जी इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक। और फिर आप अगर इंथैल्पी को मेजर करना चाहते हो तो उसके दो तरीके, एक एक्सपेरिमेंटल और दूसरा थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल में भी बाय ग्लास कैलोरीमीटर और इट में भी बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ग्लास कैलोरीमीटर मेजर इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब HCl ऐड करेंगे तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, ये इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। और जो हीट इवॉल्व हुई दैट इज -57.4 किलो जॉल पर मोल। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का 1 मोल हो, 1 मोल हो तो इतनी हीट इवॉल्व होगी। और अगर इनके मोल 2 हो, इसके भी मोल 2 हो तो हीट इससे ज्यादा होगी। और अगर कभी स्ट्रॉन्ग बेस हो लेकिन वीक एसिड हो, या वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो हीट इवॉल्व इससे कम होगी, -57.4 से कम होगी। और ये हीट चेंज को मेजर करता है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस को मेजर करता है। और इसकी वैल्यू हीट इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और चेंज इन एंथैल्पी। और बॉम्ब कैलोरीमीटर मेजर करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोसेस को। और इसके अंदर यूज होता है प्लाटिनाइज्ड क्रूसिबल और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन किया जाता है 20 atm पर और मैस ऑफ रिएक्टेंट 1 ग्राम रखा जाता है। और ये मेजर करता है इंथैल्पी ऑफ फूड और फ्यूल को। और सेकंड थ्योरेटिकल मेथड हेसिस लॉ और बॉर्न हेबर साइकिल। तो हेसिस लॉ क्या है? इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इसके अंदर कहते हो कि समेशन ऑफ ऑल द एंथैल्पीज in a cyclic process is equal to 0 and it cannot measure free energy of system or energy of contents of reaction remain same, either reaction take place in one step or two or
मल्टीपल स्टेप्स। जैसे इसको समझिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है तो बनता है सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और वाटर, और हीट इवॉल्व होती है -89.08 किलो जूल पर मोल। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हुआ है, और यही रिएक्शन दो स्टेप में भी होगा। वो कैसे? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट निकलेगा, और इसकी फर्स्ट इंथैल्पी मतलब फर्स्ट स्टेप की इंथैल्पी -48.06 किलो जूल पर मोल है, और अगले स्टेप में दोबारा सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और बनेगा सोडियम कार्बोनेट, और ओवरऑल ये कैंसिल हो गए और ये 2 NaOH और एक कार्बन डाइऑक्साइड। और सेकेंड स्टेप की इंथैल्पी -41.02 है। अब आप दोनों को ऐड करो, जब दोनों स्टेप की इंथैल्पी को ऐड करोगे तो ये सिंगल स्टेप की इंथैल्पी के बराबर होगी, एंड दिस इज हेसिस लॉ और बॉर्न-हैबर साइकिल। इट मेजर्स लैटिस एनर्जी ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बाइनरी आयनिक। बाइनरी आयनिक मतलब सिर्फ 2 एटम पर कंसिस्ट हो, उनकी ये लैटिस एनर्जी मालूम करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड सिर्फ 2 एटम है, एक सोडियम एक क्लोरो। जैसे अगर हो ना एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसकी मालूम नहीं करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड नंबर 1 तो कोवेलेंट बॉन्ड है और नंबर 2 बाइनरी नहीं है। बाइनरी होना भी जरूरी है और आयनिक होना भी जरूरी है, और इसकी जो लैटिस एनर्जी होगी दैट इज +787 किलो जूल पर मोल। और अगर इन दो को मिलाकर ये बनाओ तो इतनी ही हीट इवॉल्व होगी, साइन नेगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन, बॉर्न-हैबर साइकिल इज यूज्ड टू मेजर एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। नहीं, ये तो बाइनरी नहीं है, इसके अंदर एक कैल्शियम है और 2 क्लोरो है, 3 है, ये बाइनरी नहीं है। और KCl, एग्जैक्टली KCl बाइनरी भी है और आयनिक भी है। एल्यूमिनियम क्लोराइड बाइनरी भी नहीं है, आयनिक भी नहीं है, और सेम इज अ कंडीशन फॉर अमोनिया। तो कौन सा है बाइनरी आयनिक कंपाउंड, उसकी लैटिस एनर्जी मेजर की जाएगी बाय बॉर्न-हैबर साइकिल।